शुभांक, ये हमारी एक खास सीरीज है जिसमें हम शीतल बाकरे से कनेक्ट होते हैं, जो आपको तस्वीरों में भी दिख रही है इस समय। और ये देश की सबसे सुलझी हुई न्यूमरोलॉजिस्ट है। इनके साथ हमने एक पड़ाव वैसे भी पूरा कर लिया। 1 से लेकर 31 नंबर तक हमने आपको वो सारी चीजें बताई जो आपसे सरोकार रखती थी। आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपका ट्रेवल, आपकी एजुकेशन, आपका बाजार, आपके लिए हेल्थ, ये सब कुछ हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन इसी जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारा फीडबैक भी हमको मिला। और फीडबैक में ये पता लगा कि क्यों ना हम अर्थतंत्र की थोड़ी बात ज्यादा करें। हमने शीतल मैम से रिक्वेस्ट की, वो राजी हो गई। और इस चीज पे राजी हुए हैं कि हम आपको एक काम और करते हैं, धीरे धीरे करके एक नंबर लेते हैं। और एक नंबर लेने के बाद 1 से लेकर 9 नंबर तक, यानी कि जब आपका पूरा पड़ाव आएगा 1 से लेकर 9 नंबर तक में, कहीं ना कहीं आप भी होंगे। तो उस सब में पूरा अर्थतंत्र कहाँ पे छुपा है, कहाँ पे आपकी रियल एस्टेट है, कहाँ पे आपका क्रिप्टोज है, कहाँ पे आपका शेयर बाजार है, क्या आपका व्यापार है, क्या आपका नेचर है, ये सारी चीजें हम एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन अब बात थोड़ी पैसे की ज्यादा होगी। इसलिए शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो एक नई सीरीज के साथ हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी सीरीज का भी एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। खासकर मेरी अपनी लर्निंग भी बहुत जबरदस्त थी। और इसी लर्निंग का हम आज एक नमूना भी आपके सामने और पेश करेंगे। वो एक ऐसी लर्निंग है, मेरे को लगता है कि बिना ज्ञान के लक्ष्मी नहीं हो सकती। यानी कि सरस्वती लक्ष्मी का एक साथ अगर वास करना है या एक साथ देखना है, तो फिर शीतल मैम के आप शो में आ जाइए। आपका लर्निंग भी है और आपकी अर्निंग भी है, और यही हमारा मोटो भी है। खैर, आगे बढ़ते। तो हमने जैसे शुरुआत में आपसे कहा कि 1 से लेकर 9 नंबर तक हम आज कवर करेंगे, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। आज बारी है 1 नंबर की। 1 नंबर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड है, क्या है उसकी पूरी रूपरेखा, शीतल मैम से शुरू करते हैं। शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 1 नंबर के बारे में बताइए। तो किस किस नंबर के अंदर हम एक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया, फिर उसके बारे में हम शुरू करते हैं चर्चा आपसे। यस सर, आज हम लोग बात करेंगे, जैसे आपने न्यू ईयर में देखा था कि हर नंबर के बारे में मैंने आपको प्रेडिक्शंस दिए थे, 1 नंबर 2 नंबर। तब हमने क्या किया था कि हमने जो बॉर्न हुए हैं हर महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 को जो बॉर्न हुए हैं, उनकी जो डेस्टिनी नंबर आती है वो नंबर 1 आती है। और उस हिसाब से काफी सारी चीजें सिमिलर कहीं कभी आपको मिल जाती है। तो वो सिमिलर चीजें क्या होगी, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे स्टॉक मार्केट आपके लिए सूटेबल है, वो सारी चीजें हम लोग नंबर 1 के बारे में बताएंगे। एज ऑलवेज नंबर 1 के ऊपर है ना सूरज जी का प्रभाव, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सन प्लैनेट से ये लोग बिलोंग करते हैं। इसीलिए इनकी राशि भी, जैसे राशि के ऊपर आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि राशि जो बनती है कभी कभार नंबर के हिसाब से तो बन जाती है, बट बर्थ डेट बर्थ टाइम भी मैटर करता है। बट जो लोग 1, 10, 19 और 28 के तारीख के बॉर्न है, उनके लिए वो लियो रास लेके चल सकते हैं। मतलब आपको आपका फ्यूचर कहीं पढ़ना है तो यस, लियो के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। अगर शीतल मैम, मैं इसको वैसे सम अप करूं कि 1 नंबर और 10 नंबर का सम टोटल भी 1, और उधर से 19 और 1 है तो ये 20 हो गया। तो क्या ये भी काउंट होगा? और 28 को भी आपने काउंट किया है, तो ये डेस्टिनी नंबर 1 कैसे हुआ है सारा? नहीं सर, 1 + 9 कितना आता है? 10। नंबर, यस। सो आ गया 1 ओके नंबर। 2 + 8 अगेन आ गया आपका 10, तो आ गया 1। ओके ओके, तो आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया कि इसका सम टोटल में 10 बन रहा हो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 1 हो गया, तो आपका वो डेस्टिनी नंबर हो गया। ठीक है। अच्छा मैम, एक और चीज, जैसे अभी आपने राशि को लेकर कहा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेरी बर्थ से राशि है या मेरी टाइम से मैं राशि मानूं। तो आपने एक यहाँ पे नई योजना रखी है कि अगर आपका 1, 19, 10। 28, 10 का अगर आपका जन्म है, तो आप मान के लिए आपकी राशि सिंह राशि है। जो राइट। आपने लिखा है कि राशि उनकी सिंह है, ये पक्का कर लें कि हमारी राशि सिंह है। यस सर। ठीक है, ये बढ़िया, ये बेहतर है। अब आप मेरे को बताइए मैम, अगर आप सूर्य का ही प्रभाव है, राशि मेरी सिंह है, तो पहले मेरे शरीर के कौन कौन से हिस्से पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? राइट साइड ऑफ द बॉडी आपका ज्यादा इफेक्ट होगा, जैसे कि दाहिनी आंख पर, मतलब आपके राइट साइड नोस्ट्रिल पर, जिसे हम लोग पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और
बाएं साइड के दिमाग पर, मतलब दाहिने और राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपका ये इफेक्ट दिखता है आपको, बट ज्यादातर इफेक्ट आपको राइट साइड दिखेगा, क्योंकि आपको पता है मतलब सन जब आते हैं और वहां से वो पूरा एक गोल चक्कर लगाते हैं, तो राइट साइड पे आपको इसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। मतलब जब भी आपको यहाँ पे मैंने एक्चुअली शरीर के प्रभाव इसलिए दिए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिए कि अब जैसे 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर के लोगों से जब मैं मिलती हूँ, तो उनके डिजीज जो होते हैं, कभी कभार होता है कि लेफ्ट आई में उनको कभी कभार दिक्कत होती है, लेफ्ट साइड के नोस्टिल में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि वहां पे उनके जो बॉडी पार्ट पे इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, लाइक विटामिन वगैरह जो आप ले रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो साइड्स के आप थोड़ा सा ज्यादा यूज करोगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने पर्टिकुलर ये पार्ट यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। शीतल मैं इसको दो हिस्सों में पता करना चाहता हूँ। पहला हिस्सा ये है कि अगर मान लो मेरा सूर्य खराब है, ये मैं कैसे पता करूं? क्योंकि जब भी आप हम्म। बता रहे हैं, और अगर मेरा सूर्य अच्छा है तो मैं कैसे पता करूं? क्या मैं इस शरीर के अंगों की जो फिजिबिलिटी है, उनका जो काम करने का तरीका है, उससे भी पता कर सकता हूं क्या? मान लो मेरी दाई आंख में प्रॉब्लम है, मान लो मेरे बाएं सिर में दर्द रहता है, तो क्या मैं मान लूं कि मेरा हाथ सूर्य खराब है या कुछ और वजह भी हो सकती है? क्या न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी इसको जज करवा सकती है? यस डेफिनेटली। जब इसीलिए तो वो पिंगला नाड़ी जो है वो हम लोग जब आपकी एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं ना, तो उसका मैं ज्यादा यूज करती हूँ और उस हिसाब से मुझे सारी क्लियरिटी मिल जाती है। जब आपका बर्थडे बर्थ टाइम हो तब मुझे आपकी सारी क्लियरिटी मिल जाती है कि इस तरीके से आपको इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम हो सकती है, पास्ट में भी हुई है और अभी चल रही है। तो यस डेफिनेटली उसके ऊपर काफी सारी रेमेडीज, काफी सारे स्टोन्स में मैं थोड़ा सा कम देती हूँ क्योंकि हर कोई अफोर्डेबल नहीं होता है, बट बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज होती है जो प्लानिटरी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सूरज जो प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी आपको बढ़ाने के लिए आज भी मैं आप लोगों को टिप्स देने वाली हूँ, बट हाँ काफी सारी स्टडी करने के बाद काफी सारी टिप्स मिल जाती है जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और जिनका भी 28 तारीख का जन्म है, खासकर एक गौर से सुने, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि इसके बारे में जानकारी नहीं दी हमने, लेकिन वो थोड़ी कम थी। इस बार थोड़ी विस्तृत जानकारी, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव अच्छी जानकारी आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, और मेरे को लगता है कि बेहद बेहद काम आने वाली है। शीतल मैम, आपने ये तो बता दिया कि सूर्य किस किस शरीर के हिस्सों पर ज्यादा असर डाल सकता है, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्योंकि मेरा जन्म अगर 1 तारीख को है, 19 तारीख को है, 10 तारीख को और 28 तारीख को है, तो मैं क्या प्रतीक क्या हूं? क्या मैं अपने नेचर से कैसे हूं? मेरे अंदर किस चीज की जीने ज्यादा है? जरा पहले मेरे को वो बताइए। मैं वॉरियर हूं, मैं राजा हूं, मैं कौन हूं? यस जैसे मैंने बताया कि सन इज द सोलर सिस्टम के पिता है, मतलब शनि और सूरज जी जो है वो मतलब लाइक पिता पुत्र का इनका नाता होता है। बट हाँ ये जो है सोलर सिस्टम को मतलब हमारे प्लानिटरी डायरेक्शंस में हम लोग सन को सबसे बड़ा प्लैनेट मानते हैं, मतलब सारे सौर मंडल का पिता हम लोग इसे बोलते रहते हैं। अपने पूरे एक्सिस का एक चक्कर लगाने के लिए पूरे 27 डेज लगते हैं। और यस सूर्य जिनका प्रतीक माना जाता है वो है क्षत्रिय, जिसे हम लोग वैरियर किंग्स बोलते हैं। डिवाइन बाय 7 हॉर्स, मतलब सूर्य की 7 किरणें हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। देन प्यूरिफाइंग, मतलब ये ऐसे आप बोल सकते हो कि मेल एनर्जी के लिए सूरज जी का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। और यस अच्छा। डायरेक्शन के हिसाब से भी लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, मतलब आपको तो पता है कि ईस्ट डायरेक्शन कितनी जरूरी होती है जहां से सूरज जी का आगमन होता है। इसीलिए सूरज जी को जो नंबर 1 के होते हैं उनके लिए भी ईस्ट डायरेक्शन ऑलवेज बेस्ट होती है, और लॉर्ड ऑफ हम लोग उन्हें बोलते हैं मतलब। शीतल मैम, एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि लॉर्ड ऑफ ईस्ट है, क्या अगर मेरा सूर्य अच्छा है, मैं 1, 10, 19, 28 के जन्म की तारीख का हूं, तो क्या हम्म। मैं अपनी प्रेफरेंशियल लिस्ट पे फौरी तौर पर पहले पहले क्या मैं सूर्य से जुड़ा हुआ काम करूं? मैं ईस्ट से जुड़ा हुआ काम करूं? मैं अपने नेचर को वॉरियर की तरह समझूं? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं?
यस सर, मतलब लाइक देखिए ना, मोस्ट ऑफ टाइम डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है। मतलब जब हम लोग वास्तु देखते हैं या फिर बर्थडे देखते हैं, तो वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है। अगर समझ लीजिए आपका नंबर 8 है या फिर आप 19 को बॉर्न हो, तो आपने ऑब्जर्वेशन करना होगा आपके पास में जाके कि कभी आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई काम किया है, कभी आप ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में कभी कोई काम किया हो, तो उसमें आपको सक्सेस रेशियो बढ़ के आया होगा। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए उन्हें जो भी काम शुरू करना हो इस डायरेक्शन से शुरू करते हैं तो ऑलवेज बेटर रहेगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग, ये बात काफी अपने काम की बताई कि एक तो ईस्ट हमारे लिए फेवरेबल हो गया, दूसरा मेल एनर्जी के लिए सूर्य का अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो जरूर इसके हजारों उपाय हैं जिसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भी करेंगे। और एक और मानिए कि वो क्षत्रिय है, यानी कि जिनका भी 1, 19, 28 का जन्म है, 10 तारीख का जन्म है, तो अपने आप को वॉरियर ही मानिए। अपने जीवन में भी वॉरियर है, अपने करियर में भी वॉरियर है। इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। अच्छा, दूसरी बात जैसे मैम एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी कि खास खास पॉइंट क्या है, खास खास चीजें कैसे चुनी जाएं जिनका 1 तारीख 10, 19 और 28 का जन्म है। मतलब खास चीजें आपको क्या चाहिए? उनकी यूएसबी चाहिए एज ऑलवेज आपको, डिम्पी सर? बहुत यस, ईमानदार होते हैं। उनकी यूएसपी ही चाहिए, उनको मैं कैसे पहचान जाऊं। मेरे साथ में अगर बैठे हो तो मैं गेस लगा सकता हूँ कि हाँ अच्छा इनका सूर्य ठीक है, अच्छा ये 20 तारीख वाले हैं, अच्छा ये 19 तारीख वाले जन्म है इनका। तो मैं ऐसे ही कुछ चाहता हूँ पॉइंट कि मैं अपने आप को कोड कर दूं, मैं इनक्रिप्ट कर दूं, शायद तो उनको पता अब तक आप सीख चुके होंगे, बट फिर भी वन ऑफ माय फेवरेट नंबर, तो इनके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी। काफी हॉनेस्ट होते हैं ये लोग। मतलब हम्म। हर एक फीलिंग जो होती है इनकी ना, ये बहुत ट्रू होती है। अच्छा। दो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि बहुत सही डिसीजंस ये लेते हैं, और हमेशा हम्म। ना ये टॉप पे रहने की कोशिश करते हैं। अगर वो सफल नहीं होते तो वो इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर सैड हो सकते हैं। हाँ, हम्म। एक बार वो किसी के ऊपर मतलब लाइक क्या बोलते हो आप उससे कि चिढ़ जाते हैं, तो उनका फैसला बदलना मुश्किल होता है, कि उनको डाइवर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो अपनी चीज पे ही अड़ के रहते हैं, मतलब अड़ जाते हैं। हम्म। मतलब अकड़ू स्वभाव के होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाँ हिंदी में हाँ। कि थोड़ा अकड़ू स्वभाव के होते हैं। एक नंबर वालों को काफी हद तक सनी देओल की जिद्दी फिल्म से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि थोड़े से जिद्दी भी है। तो मैं ये थोड़ा शब्द कई बार गंभीर हो जाता है, कई बार नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, लेकिन आप इसको नेगेटिव न माने, जिद अच्छी भी होती है। जैसे सर्फ एक्सेल की एक ऐड आती है ना कि दाग अच्छे बट हैं, वैसे कई बार के जिद निगेटिव अच्छी जोन भी में होती है। हम लोग नहीं, निगेटिव जोन में नहीं है, बट कभी कभार अगर ये किसी की नहीं सुनते और किसी अपने फैसले पे अड़ जाते हैं ना, तो डेफिनेटली इनको नुकसान लेना पड़ सकता है। ठीक है, बस। इंटरेस्टिंग। तो इस चीज को थोड़ा सा सावधानी रखें। मेरे को लग रहा है ये बहुत अच्छे से आपने सारा निचोड़ बता रहे हो एक नंबर वालों के लिए कि भाई एक तो इनको थोड़ा सा अपने इस स्वभाव को अपनी ही ताकत बना लेना है, ये कमजोरी नहीं बनाना। अगर आप हारते हो यस। तो आपको उसको ताकत बना लेना है, अपने को कमजोरी नहीं बनाना है इसके अंदर। ये मेरे को लगा कि आपने एक लेसन दिया है, एक पूरी एक लर्निंग दी है इस पॉइंट में से। और तो खैर जो सारी चीजें ईमानदारी, ये तो खैर बेहद जरूरी है ही है। आगे बढ़ते मैम, एक चीज मेरे को और थोड़ा पता करना था, क्योंकि सूर्य जो होते हैं, मैंने सुना है ऐसा, मैं पता नहीं कितना ठीक हो सकता हूँ, कि शादी ब्याह के लिए सूर्य को भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आपका फैमिली रिलेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। काफी से सुना है। तो एक तो मेरे को अपोजिट सेक्स के बारे में बताइएगा कि इनका रिलेशन कैसा होता है, और फिर दूसरा फिर मैं ये स्टॉक मार्केट्स बहुत के बारे में। यस यस यस, ये डेफिनेटली अपोजिट सेक्स के लिए ये बेनिफिटेड होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब लाइक फेम अगर चाहिए आपको, या फिर आपको जॉब रिलेटेड हेल्प चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली अपोजिट सेक्स के साथ अगर ये काम करेंगे, जैसे मेल फीमेल अगर साथ में काम करेंगे, तो एक नंबर वाले जो मेल है वो 2 नंबर 3 नंबर्स के साथ भी काम करते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिटेड है, ऐसे आप बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेल फीमेल कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है, काफी अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के प्रति, आपका कहना इसमें ये है। यस,
अट्रैक्शन से भी ज्यादा मैं यहाँ पे बोलूंगी, अट्रैक्शन से भी ज्यादा नंबर एक वाले की हेल्प हो जाती है। आप करियर बिजनेस कहीं पे भी आप इनका साथ ले लेते हो ना, तो आपको डेफिनेटली इनकी हेल्प हो जाती है। एक ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आपने बताया कि विपरीत लिंग के लोगों से इनके बहुत फायदे मिलते हैं और उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। ये एक नंबर वालों के लिए बड़े काम की बात है। जिनका भी एक नंबर है उनके लिए तो बेहद बेहद काम की बात है। तो वो कोशिश करें कि जहां वो काम करते हैं तो उनको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर अपने घर परिवार में देख रहे हैं या कहीं लॉबी का भी काम करते हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपना एक सर्कल आप वैसा बनाएं जो आपके अपोजिट सेक्स के हो। इंटरेस्टिंग, ये आपने आज एक और सूत्र, एक और काम की बात मेरे को बताई है जो कि एक नंबर से जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं तो मैडम अपने फेवरेट टॉपिक पे, वो है स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार को लेकर इनका हिस्सा कैसा रहता है, खराब रहता है, अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है, कोई स्पेसिफिक नेचर है इनकी, ज्यादा बढ़ाना कम बताना, ऐसा कुछ है क्या? ये जरा आप मेरे को बताइए। यस सर, स्टॉक मार्केट के साथ मैं अभी आपको क्रिप्टो के बारे में भी बताने वाली हूँ और कमोडिटी के बारे में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग आईडी कर्मचारी हैं। तो यस, काफी सारे आपके शो देखते वक्त मुझे आए थे क्वेश्चंस की शीतल हमारे कमोडिटी के कितने चांसेस है, हमारे क्रिप्टो के कितने चांसेस है, शायद आपसे भी लोगों ने पूछा होगा। तो यस, वो भी हमने ऐड किया है इसमें। स्टॉक मार्केट 1, 10, 19, 28 के लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा, बट वो कंडीशंस के हिसाब से, मतलब हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होता है और वो लेते भी है। यस, यहाँ पे नंबर्स की बात चल ही रही है तो 35 to 49 तक ही इन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट अच्छा रहेगा। इन बिटवीन 35 के पहले, लाइक वॉरेन बफे अगर ये होना चाहे 11 साल से शुरू करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। 35 to 49 इनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, जो इन बिटवीन ये स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं। दिखाना करना इनको, मतलब लाइक शो ऑफ करना इनको बहुत पसंद है। इनके ऊपर जल्दी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए मेरा कोई क्लाइंट है जिसकी बर्थडे 19 है और उसे आज 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैं उसे बोलूंगी भाई शेयर कर ले अपने ग्रुप में तू, तो वो 50,000 का शेयर कर लेगा। किसने और 50? हाँ, वो बता देगा कि मुझे आज शीतल मैम से 50,000 का प्रॉफिट हो, मतलब शीतल मैडम के गाइडेंस से मुझे आज 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। या तो फिर उसे मैं बता दूं कि भाई तुझे 5,000 का लॉस हुआ है आज के दिन में, तो वो नुकसान 5,000 का नहीं बताएगा, वो 50,000 का बता देगा। तो इनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये शो बहुत जल्दी कर लेते हैं। नहीं, ये तो खैर गलत चीज है। एक नंबर वालों को इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में Yes, तो मैंने देखा है शो ऑफ करता है बाजार से निपट जाता है, और जितना हाँ, जो दबा के काम करता है, छुपा के काम करता है, वो उतना ज्यादा आगे निकलता है। तो ये एक नंबर वालों के लिए एक लेसन भी है, एक दवाई भी है, एक रेमेडी भी है। एक यस, रेमेडी भी इसको है। अच्छा शीतल मैम, मतलब अगर मैं ये आपको कैसे करते बताऊं, इसको अगर सिंपल वे में हैं? बताऊं तो ये अटेंशन सीकर होते हैं। इनको फेम में रहना बहुत पसंद होता है। फिर भाई साम दाम दंड भेद हर तरीके से ये फेम में रहने के लिए ऐसे शो ऑफ कर लेते हैं। ग्रेट। अच्छा, ये आपको कैसे पता लगा कि इनका 35 से 49 साल तक का ही हिस्सा काफी बेहतर होता है? ये आप क्लासेस में अपना राज खोलते हैं, हमको भी बता सकते हैं, थोड़ा हिंट कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली नंबर्स के कैलकुलेशंस होते हैं, जो प्लेनेटरी अच्छा। डायरेक्शन, जैसे सन है तो सन के हिसाब से, सन प्लैनेट के हिसाब से सारी डायरेक्शंस वहां पे मिल जाती है और फिर एज भी मिल जाता है। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी आपको प्रोफाइल बना के दूं, तो उस प्रोफाइल में मैं आपको बताती हूँ कि आपके जैसे कि आपके ये साल है, आप जब से बॉर्न हुए हो तो 70 to 80 ईयर्स तक कौन से ईयर्स आपके लिए ज्यादा बेटर है, तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो 35 to 49 के बीच में आपके लिए अच्छा समय है। 35 के बीच पहले आप करोगे तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। 49 के बाद में भी जो इन्वेस्टमेंट आपका रेशियो है उसमें प्रॉफिट ऑफ रेशियो आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो ये टाइम अगर आपको पता है अच्छे से तो उसी टाइम में करना ज्यादा बेटर है, अगर नंबर्स की बात चल रही है तो। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी कि ये किस दिन ज्यादा काम करें, कोई महीने की कैलकुलेशन भी है? जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ,
इनकी पूरे अगर 80 साल का भी जीवन है तो हम भी बता सकते हैं कौन सा साल अच्छा है, कौन सा साल बुरा है। तो अगर ट्रेड करते समय कोई दिन, कोई मंथ आप स्पेसिफिकली बताना चाहें? यस, देखिए ना, हम लोग न्यूमरोलॉजिकली जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हर चीज के बारे में बताते हैं, अच्छा पीरियड भी बताते हैं, वीक पीरियड भी बताते हैं, जैसे 35 टू 49 हमने बता दिया। उसी तरीके से अगर अक्टूबर महीने में ये ट्रेड अवॉइड कर ले तो ज्यादा बेटर है। और उसके बाद में अच्छा समय, स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड तो हम बताते ही है। वो आपकी पूरी स्टडी होने के बाद एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग पीरियड एंड वीक पीरियड आ ही जाता है, कौन सा महीना कौन सा मंथ अच्छा है वो मैं आपके आपके पूरे बर्थडे के कैलकुलेशन के हिसाब से तो बताती हूँ। बट हाँ, अवॉइड कर लीजिए। अब जो ये शो देख रहे हैं जिनकी बर्थडे 1, 10, 19 एंड 28 है, वो डेफिनेटली आपको मैसेज कर रहे होंगे कि यस, अक्टूबर महीना उनका ठीक नहीं गया होगा। नॉट ओनली फॉर ट्रेड, हम्म। ओवरऑल। इसीलिए मतलब अच्छा और बुरा पीरियड बताने का मेरा पर्पज ही यही होता है। जब मैं वीक पीरियड देती हूँ ना मेरे सारे क्लाइंट्स को, तो तब मैं उनको स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि इसमें आपके डिसीजंस रॉन्ग हो गए। इसमें आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो सकता है या तो आपके फंसने के चांसेस है, आपकी डील नहीं हो सकती है, या फिर उसका जो भी फ्यूचर निकल के आना है वो थोड़ा सा खराब निकल के आ सकता है। तो बेटर टू अवॉइड वीक पीरियड। एंड यस, मंडे ये लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, मंडे इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आपने बताया। अब आप जब इतना राज खोल ही रही हैं तो ये भी जरा बता दीजिए कि क्या ठीक रहेगा। जैसे आपने हिंट किया था कि अगर बताने वाले हैं कि कमोडिटी, क्रिप्टो, बाजार, सब कुछ आप बताने वाले हैं, तो जरा ये भी फिर बता ही दीजिए। कमोडिटी सेक्टर्स इनके लिए अच्छा रहेगा। कमोडिटी में हम्म। मेटल्स कर सकते हैं ये लोग। क्रिप्टो सबसे सही रहेगा इनके लिए, क्योंकि ये पैसों में खेलने वाले लोग हैं, तो क्रिप्टो में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में अगर इनको काम करना है तो प्राइवेट सेक्टर्स में ये काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, आपने एक चीज और बताई थी कि शुरुआत में ही कि अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं है, अगर आपका जन्म 1 तारीख 10, 19 और 28 का है, तो आप कुछ टिप्स देने वाली हैं। वो टिप्स क्या है? उस वो ठीक करने यस, के लिए है, या मान लो मेरा ठीक चल भी रहा है, मैं बाजार से भी थोड़ा ठीक चल रहा हूँ, घर से भी थोड़ा ठीक चल रहा हूँ, क्या मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो टिप अभी आप देने वाली हैं? यस सर, यस। देखिए, मैं फेमस ही इसीलिए हूँ कि मैं बहुत सिंपल सिंपल टिप्स देती हूँ जो आसानी से हर कोई कर लेता है। और अगर आप मेरे सारे क्लाइंट से जब बात करते हो तो आपको पता होगा कि मैं 90% डोनेशंस बोलती हूँ। बहुत सिंपल, मतलब एक हाथ से आपको देना है तो 10 हाथ से आपको मिल जाता है। ये मेरा बहुत सिंपल रूल है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखी तब मैंने इसके ऊपर ज्यादा वर्क किया। अभी अभी कल ही हम्म। एक बात कर लो कि किसी ने उनको बोल दिया था कि आपका शनि खराब है, तो आप शनि मंदिर जाके, शनि प्लैनेट की आपको महादशा चल रही है तो आप सरसों का तेल शनि मंदिर में डाल दीजिए। तो मैंने बस तरीका उनको चेंज करके दिया कि आप वो किसी जरूरतमंद को आप दान करोगे तो उसके घर में एक टाइम का खाना बनेगा, तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो बस सूरज जी को आपको गुड़ मिला हुआ पानी अर्पण करना है, और 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप कर लेना है। ये हर कोई बहुत इजीली कर लेगा। और यस, रही बात डोनेशंस की, वो मेरे लिस्ट में आते ही है क्योंकि मुझे डोनेशंस पे ज्यादा भरोसा है। तो पीले वस्त्र आप डोनेट कर सकते हो और पीली दाल भी आप डोनेट कर सकते हो, जो जरूरतमंद हो उनको, या फिर एनिमल्स को भी आप दाल दे सकते हो। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टिप्स आपने बताया। मेरे को लगता है तो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर है, जो लोग सूर्य नारायण की पूजा करते ही हैं, जल अर्पण उनको करते ही हैं, उनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जल में गुड़ डालना है, सूर्य नारायण का तो मंत्र जपते ही हैं। और दूसरी बात, रही बात दान और डोनेशंस की, तो हर किसी का अपना अपना हो सकता है, उसमें बस एक कलर डाल देना है, वो है पीला कलर, वस्त्र में और खाने पीने की चीजों में। बहुत बेहतरीन, शानदार आपने बताया। हालांकि शीतल मैम से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो वेबसाइट उनकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, आपको उनके सोशल मीडिया के एड्रेसेस दिख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब के एड्रेस, व्हाट्सएप का नंबर वो भी दिख रहा है। अगर आप ये फोटो खींच लेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपके मोबाइल पे पड़ा रहेगा। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, जो नीचे पट्टी देख पा रहे हैं इसमें भी शीतल मैम की सारी डिटेल है, तो ड्यूरिंग द पूरे प्रोग्राम में भी आप चाहें तो एक बार नंबर वगैरह सब नोट कर सकते हैं। शीतल मैम, लेकिन एक चीज मेरा मानना है कि कि कुछ बिना ज्ञान के कुछ होता नहीं है, तो मैं जरा ज्ञानवर्धक बात भी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले
मेरे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। उनका नाम है मनमीत जी। जरा पहले करते हैं उनको कनेक्ट। मैं वजह बताता हूँ मैं मनमीत जी से क्यों कनेक्ट हो रहा हूँ और फिर करते हैं बातचीत। मनमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आपको सर स्क्रीन पे देख के। और बस आप अपना एक बार माइक ऑन कर दीजिए। यस, वो आपने कर ही थैंक दिया। ओके मनमीत थैंक जी, यू सो मच। यस सर, थैंक यू, कैसे थैंक यू। हैं आप डिम्पी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप भी ठीक ही होंगे आई होप। और जल्दी आपसे वापस हम मुलाकात भी हम करेंगे, इस दिन मिलते हैं आपसे। अच्छा मनमीत जी, जी, एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे पता करनी थी। एकदम से आपको शीतल मैम का कनेक्शन कहाँ से मिल गया? ये किसी ने आपको फॉरवर्ड किया, आपने देखा, या फिर योगानुयोग आपको पास ये पहुंचे कैसे? शीतल मैम से कनेक्ट कैसे हुए? मैं इनसे कनेक्ट हुआ एक्चुअली, मैं इनको देख रहा था फेसबुक पे। वो अच्छा। फेसबुक पे काफी एक्टिव रहती थी, तो हाँ हाँ। वहां से मुझे इनके बारे में पता चला। और फिर आई हैड, मतलब मैंने एक बेवकूफी की थी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो तो वो करने के बाद फिर आई आई गॉट इन टच विद शीतल जी। मैं खुद उनसे कनेक्ट हुआ, मैं उनसे मिला, और फिर वहां से आज बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। एंड शी शेयर्स अ गुड प्लेस इन माय लाइफ। तो यस, शी इज अमेजिंग। अच्छा मनमीत जी, दो चीजें ना आपकी और बिल्कुल मेरी जैसी है। पहला, एक तो ये है कि मैंने भी इनको फेसबुक से ही ढूंढा। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने फेसबुक राइट। से ढूंढा। अच्छा, आपने कहा कि आपने एक स्टॉक मार्केट में ब्लेंडर किया, उसके बाद आपका कनेक्शन हुआ। तो हालांकि मैंने हाँ। स्टॉक मार्केट में तो नहीं किया, बट हाँ स्टॉक मार्केट को लेकर मैंने इनको ढूंढ लिया कि हाँ भाई शीतल मैम अच्छा। को भी स्टॉक मार्केट की भी है। तो ये जो आपका वाला है ना मार्केट का कनेक्शन और हाँ फेसबुक वाला कनेक्शन, ये हमारे साथ भी है। तो ये हाँ तो जी, हमारा हाँ जी कॉमन। जी, अच्छा कोइंसिडेंस। अमित जी, एक चीज मेरे को हाँ जी। बताइए, इससे पहले लाइफ कैसे चल रही थी शीतल मैम से मिलने के बाद? और सारी प्रॉब्लम्स आप इनसे डिस्कस करते हो, पैसे वाली भी, पारिवारिक भी? आपको सजेशंस क्या मिलते हैं, ऐसे सजेशंस जो आप किसी को बताते नहीं हो, कि ऐसे सजेशंस जो आम जिंदगी के होते हैं, इस्तेमाल करते हो और तुरंत असर आ जाता है उसका? हाँ, मतलब सजेशंस तो बहुत उनके ऐसे कोई हाई फंडू सजेशंस नहीं होते हैं। बहुत बेसिक हम्म। होते हैं, सिंपल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि ये सब, ये कोई ऐसे, बहुत लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि ये छूछा वाली चीज है, ये करना है नहीं करना है। बट ये सारी एनर्जी हम्म। की बात है। तो ये काफी हम्म। ऐसे सजेशंस देती हैं जो इम्पैक्ट भी बहुत होता है इनका। काफी अच्छा हम्म। इम्पैक्ट होता है जी। ठीक है। अच्छा मनमीत जी, एक छोटी सी चीज मेरे को और पता करनी है, आप किस चीज में डील करते हैं? आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं? अगर बिजनेस में है, तो फिर किस चीज का बिजनेस है? मैं बिजनेस में हूँ। हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे इन औरंगाबाद। जी। अच्छा। हम ऑटो एंसिलरी में सप्लाई करते हैं। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जी। तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अच्छा, सो मैं एक मच। चीज़ पता करना था, जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या इसमें वास्तु मैम, वास्तु ने कर दिया मैम ने आपका? हाँ बिल्कुल, उन्होंने विजिट किया था। एक्चुअली जैसे आप अच्छा। जानते हैं डिम्पी जी की आई एम अ सिख। तो काफी ए, सारी चीजें जो मैम बताती हैं वो नहीं फॉलो होती हैं। बट वास्तु एक ऐसी चीज है जो एक साइंस है, जिसमें मुझे कुछ यस। जाके कहीं कुछ करना नहीं है। वो एक बेसिक साइंस है जो मैं समझता था। तो उन्होंने जो हम्म। बेसिक्स मुझे वास्तु के डायरेक्शंस चेंज करने के लिए कही थी, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। अगर मैं बताऊं तो अथॉरिटी आई है, बिकॉज आई एम अ सेकेंड जनरेशन। मैं उस इस बिजनेस को संभालने ओके। वाला सेकेंड जनरेशन में हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा हम्म। फर्क होता है कि पहले जनरेशन के साथ जिन्होंने काम किया है वो सेकेंड जनरेशन को इजीली अडेप्ट नहीं करते हैं। तो एक अथॉरिटी हम्म। क्रिएट हुई है उसके बाद। एंड इट वाज वेरी, मतलब ऐसा कोई हैसल फ्री हुआ है, सब कुछ काफी हैसल फ्री हुआ है। मुझे फेम मिला है, बिजनेस ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन भी रहा है, तो लॉकडाउन में भी वी वर गुड विद ऑर्डर्स। तो काफी फर्क पड़ा है। यस। ठीक है। परमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय दिया, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा आपसे मच। बात करके। एंड आई होप कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और शीतल मैम से आपका संपर्क और गहरा होता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू थैंक यू। द सेम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। मनमीत जी, थैंक यहाँ पे इनमें से एक चीज ऐड कर लेती हूँ। यू। आप सारे लोग मुझे फेसबुक से ही कनेक्टेड हो, तो जल्द ही मैं फेसबुक कैसे यूज करना है, फ्री मार्केटिंग कैसे करनी है फेसबुक पे, एंड हाउ टू अर्न मनी, इसके बारे में एक बुक लिख रही हूँ। जल्दी आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। काफी छोटी छोटी, मतलब लाइक उसमें काफी मेरा सारा एक्सपीरियंस है कि मुझे फेसबुक ने कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया है, कितनी हेल्प की है मुझे फेसबुक ने। फिर मैं धीरे धीरे हर जगह पे पहुंची हूँ, यूट्यूब, इंस्टा, ब्लॉग्स, ये मैं बाद में गई हूँ, पहले मैं गई हूँ फेसबुक। और फेसबुक ने मुझे जो फेम दिया है, फेसबुक ने मुझे जो पैसे कमा के दिए हैं, वो अमेजिंग है। थैंक्स टू फेसबुक। अगर ये मैसेज आप फेसबुक तक मेरा पहुंचा सकते हो तो डेफिनेटली पहुंचा दीजिए।
और यस मैं फेसबुक पे टैग फेसबुक को भी आपने करेंगे, क्योंकि क्या हुआ? आपका ये वीडियो है तो हम टैग फेसबुक को भी करेंगे पक्का, और ये मैसेज फेसबुक तक भी आएगा, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। और दूसरी एक बात ये है कि ये जब आप किताब इसको छापें या फिर आप जब किताब के बारे में जल्दी करें तो सबसे पहली कॉपी आप मेरे को ही भेजिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सख्त जरूरत हो जाती है। तो मैं उन सख्त जरूरत वालों में से हूँ, तो मेरे को भी आप कॉपी भेजिएगा कि कैसे मार्केटिंग की जाए। खैर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ना एक और शीतल मैम जो एक टॉपिक है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो हर किसी को सीखना चाहिए। जो देखो जो भगवान ने आपको दिया वो तो दिया ही है, लेकिन जो आप खुद अर्जित कर सकते हो है ज्ञान। तो आप ज्ञान खुद अर्जित कर सकते हो। तो जब मैं ज्ञान की बात पे आता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कैसे इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखें, बड़े लोग क्या चीज देखते हैं, हमको क्या देखना चाहिए। मैं एक रिटेलर हूं, मैं एक आम आदमी हूँ, घर पे हूँ, सीखना चाह रहा हूँ बाजार को। तो आप क्लासरूम में बहुत सारी चीजें बताते होंगे, लेकिन मेरे को कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताइए जो मैं शुरुआती तौर पर देखना शुरू कर दूं आज। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि मैं फेसबुक मार्केटिंग पे बुक्स लिख रही हूँ और मैं अभी काफ़ी सारा आप हमेशा अगर मेरे पोस्ट देखते हो तो मैं फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोर्स करती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेती हूँ, मैं काफ़ी सारे बुक्स पढ़ लेती हूँ। मैंने अभी अभी रिसेंटली मिस्टर वॉरेन बफे की पूरी लाइफ की जर्नी पढ़ी है कि उन्होंने क्यों इन्वेस्टमेंट करना कैसे शुरू किया, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उन्हें फैमिली से कितना सपोर्ट था, उनकी वाइफ उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशंस कितने थे, वो फिजूल खर्चा करना बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था, जबकि उनके बच्चों को वाइफ को घूमना पसंद था। बट बफे सर अपने पैसों का इस्तेमाल बहुत सही करना सीखते थे, करते थे। सो लाइक वो सारी हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे लगा कि फंडामेंटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मिस्टर ग्राहम की भी मैंने अभी रिसेंट इन्वेस्टमेंट मंत्रा एक बुक पढ़ी, उसमें भी उन्होंने लाइक वॉरेन बफे सर ने ग्राहम सर के साथ काम करने के लिए कैसे स्ट्रगल किया, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस तरीके से स्टडी की और कैसे दोनों के व्यू मिला के उन्होंने फंडामेंटल स्टडी करके स्टॉक मार्केट में अर्न किया। तो मैं फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। फंडामेंटल के क्लासेस में भी ये सारी चीजें मैं सिखाती हूँ। अब 11 साल की उम्र से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काश हमें भी तब पता होता था तो हम लोग भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते थे। बट अभी भी टाइम नहीं गया है। जब आप मतलब वो बोलते हैं ना देर आओ दुरुस्त आओ, वैसे ही होता है। बट लोग फंडामेंटल जो देखते हैं ना वो बहुत शॉर्टकट वे से देखते हैं। काफी सारी चीजें आपको फंडामेंटल में देखनी चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफेट की कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए जब आप फंडामेंटल की बात बोल रहे हैं या फिर आप मार्केट की लर्निंग की बात बोल रहे हैं। यस सर यस, मैं अभी अभी एक एक चीज आपको सारी एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से, मेरी उसके ऊपर कमांड है। तो डेफिनेटली मैं हर एक चीज आपको, आई एग्री आप गुरु हो मार्केट के, योर 24/7 आप स्टॉक मार्केट में रहते हो। हाँ, बताइए मैम। यस 30 30/08/1930 के लिए 30 पे बॉर्न थे वॉरेन बफे जी। उनका नेट वर्थ अभी जो है 85.6 बिलियन डॉलर है, जो 2020 दिसंबर तक था। तो ये यहां तक कैसे पहुंचे? दो तरीके होते हैं फंडामेंटल्स चेक करने के लिए। एक तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, या तो फिर कंपनी डिविडेंड और बोनस नहीं दे रही है, वो खुद के पास ही रख रही है। जब कंपनी खुद के पास वो डिविडेंड या बोनस या जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो रख रही है, तो उसमें से कंपनी ग्रोथ पे कितना ध्यान दे रही है। इस तरीके से दो तरीके से आपको फंडामेंटल्स देखने होते हैं। और ये फंडामेंटल्स देखने के लिए ना डेफिनेटली आपको बैलेंस शीट देखना होता है, और लोग इसे बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मतलब वही मैंने बोला कि लोग शॉर्टकट देख लेते हैं, रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। हर एक कंपनी का रिजल्ट आपको पता है, आजकल व्हाट्सएप इतने ग्रुप हो गए, सोशल मीडिया इतना हो गया है कि आपके पास सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट उसे पढ़ना कैसे ये लोग देखते ही नहीं है, बट देख लेते हैं और पूछ लेते हैं इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। इतने दो सवाल लोग पूछ लेते हैं, तो वो गलत है। फाइनेंशियल पॉइंट्स अगर आपको देखने हैं तो आप सेल्स देख लीजिए, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लीजिए, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है। उसके बाद में आपको देखना होता है अर्निंग पर शेयर। अब एक्चुअल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं मैं आपको बताऊं।
प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग ध्यान देते हैं ईपीएस पे। आप कितनी बार चेक करते हो डिम्पी सर ईपीएस? मैं तो जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो पहले सबसे पहले ईपीएस ही देखता हूँ। और तो अब मैं ये इनफैक्ट आपसे भी पता करना चाहूंगा कि ईपीएस देखनी देखनी क्यों चाहिए और कैसे इसको देखना चाहिए, क्योंकि हम तो चेक करते हैं कि भी ठीक है 25 का ईपीएस है, 12 का ईपीएस है, 15 का ईपीएस है और कई सालों से इसका मेंटेन्ड है, सीएजीआर ग्रोथ है कि नहीं है ईपीएस के अंदर। तो मतलब सारी चीज तो चेक करते हैं, बट मैं एक बार आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ कि ईपीएस कैसे देखी जाए, कितनी अच्छी कितनी बुरी होती है, जरा इसके बारे में आप बताइए, और ये कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि हमें तो कैलकुलेटेड कर ही कर मिल जाती है, तो आप कैसे कैलकुलेट होती है जरा ये भी बताइएगा। यस सर, जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टर कंपनी का प्रॉफिट नहीं ईपीएस देखते हैं। थोड़ी सी अजीब चीज है, बट या ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितने लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, जितने लोगों को मैं सीख चुकी हूँ, वही मैंने देखा था। ईपीएस मतलब प्रॉफिट ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, उसको सोचा और समझा जाता है ईपीएस में। फिर उसके बाद में आपको देखना होता है आरओई, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर कंपनी में होने वाले प्रॉफिट से ग्रोथ के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, और वो खर्चा होने के बाद इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट होता है, तो ये बहुत जरूरी होता है। ईपीएस और आरओई दोनों अलग अलग है, बट काम अगर आप पूछोगे तो कैलकुलेशंस मोस्टली एक ही है। बट लोग ज्यादातर आरओई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है ना अपने शेयर्स बेच नहीं सकती है। जो करंट 3 तरीके से कंपनी प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ाने के लिए, एक तो शेयर्स बेच सकती है, बॉन्ड्स बेच सकती है, या फिर कर्जा ले सकती है, और इसी तरीके से रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आरओई के साथ साथ ईपीएस बहुत जरूरी है। और अभी आपने एक बात और भी लिखी हुई है जो कि ग्राफिक्स में मेरे को बहुत बेहतर लगी, कि अगर कंपनी का आरओई अच्छा है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, जो शेयर से है रिटर्न, तो ईपीएस भी अपने आप बढ़ेगा। ये फिक्स है, ये रूल है, ये आप कह रहे हैं कि नियम है ये? यस सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, मैं ये आरओई ईपीएस के अलावा ना एक टर्म और बहुत फेमस होती है, वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि पूंजी निवेश, मैंने कितना किया हुआ है, तो इसको हम आरओसीई कहते हैं। इसको यस कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सिस्टम में, क्या ये भी देखनी चाहिए? यस सर, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इन शॉर्ट हम लोग कितनी चीजें बता पाएंगे डिम्पल सर, हम लोग 15-20 मिनट आधे घंटे में और कितनी चीजें बता पाएंगे, बट मैंने कोशिश की है आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। ये उसे आरओई का लॉन्ग फॉर्म होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय होता है, जो जहां पे कंपनी है ना अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेती है। जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा, कंपनी काम के लिए कितना खर्च कर रही है, और बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी का नंबर क्या है, वो भी बहुत जरूरी होता है। ये स्पेशली ब्रेंजम ग्राहम जो है ना, उनका आरओ आरओसी जो है ना, ये उनके कैलकुलेशंस है। मैंने काफी मिक्स किया है, मतलब वॉरेन बफेट जी और ब्रेंजम ग्राहम के कैलकुलेशंस मिक्स करके मैं सारी चीजें देखती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। उनका सिंपल एक फॉर्मूला था दोनों का मिलकर, कि रिस्क का मतलब ये होता है कि जितनी कम रिस्क लो और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, तो वो ज्यादा बेटर होता है। यही रूल मैं भी सीख चुकी हूँ बेंजामिन ग्राहम जी से और वॉरेन बफेट से, कि जब आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हो तो रिस्क अपने आप मिनिमाइज हो जाती है। आप ये सारी चीजों का जब स्टडी कर रहे हो ना, तो रिस्क अपने आप मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, एक और चीज बताइए मैम, क्या क्या कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कई साल तक चेक करनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब चीजें कैसे आप कितने साल तक देखें और कैसे देखें? यस सर, कंपनी की साइज आपको देखनी चाहिए। पहले तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, उसे हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि स्मॉल कैप अवॉइड कर लीजिए, और लोग यही गलती करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हर बार मुझे फेस करना पड़ता है।
कंपनी असेट देख लीजिए कि करंट लायबिलिटीज क्या है कंपनी के पास, करंट एसेट कितना है कंपनी का, वो नंबर उसका डबल होना चाहिए। मतलब एसेट जो उनका एसेट है उसका नंबर अगर डबल हो, मार्केट कैपिटल अगर डबल हो तो वो कंपनी अच्छी है। डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट ऑफ रेशियो देख लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए, पिछले 10 साल में कंपनी को लगातार प्रॉफिट में होनी चाहिए। कोई कभी कभार जैसे लॉकडाउन ये एक अपवाद था कि उसे हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, बट वो अगर कंपनी इन बिटवीन थोड़ी बहुत भी लॉस में है तो उसका रीजन क्या है वो फाइंड आउट करके उसे आपको देखना है। फिर एवरी ईयर मतलब आपको देख लीजिए एवरी ईयर कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। देन पीई रेशियो बहुत जरूरी होता है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है ये सबसे अच्छे से आपको पता चल जाता है पीई रेशियो में। एंड देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू सीधा सीधा शेयर प्राइस पे असर दिखाता है, जिससे हम प्राइस ई बुक रेशियो भी निकाल सकते हैं। इतनी सारी स्टडी करोगे तो आप मुझे बताइए डिम्पी सर कहाँ से आपको लॉस होगा। बिल्कुल बिल्कुल लॉस नहीं होगा, क्योंकि हर पैरामीटर पे आप चेक करने वाले हो। ये कुछ वैसे ही है जैसे डॉक्टर एक्सरे की रिपोर्ट भी मंगवा ले और आपके हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट भी मंगवा ले और आपकी कुछ और रिपोर्ट्स है अगर वो भी मंगवा ले, तो फिर कहाँ पे डॉक्टर गलत होगा, वो तो आपको सही दवाई देगा ही देगा। कुछ कुछ वैसा ही आपका भी है, अगर आप ये सारी चीजें देख लें, चेक कर लें, तो फिर आपसे गलत चुनाव नहीं होगा। शीतल जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी कुछ बेहतरीन फंडामेंटल क्लासेस आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप एड्रेस, उनका फेसबुक का एड्रेस, उनका वेबसाइट का एड्रेस, ये आप सब कुछ अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम, आज फिर से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। तो अर्निंग और लर्निंग वाला जो कंसेप्ट आपका बेहद शानदार है। अपने बारे में भी जानो और अपने बारे में और भी जानो। जानो कैसे? पढ़ के। अपने बारे में जानो कैसे? आपसे सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 9 नंबर की सीरीज बड़ी जबरदस्त होगी। आज 1 तारीख पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू सर।